मुझे लगता है ये अभी आ गया होगा ना स्क्रीन पे। बिल्कुल बिल्कुल आ गया सर, विशाल वर्ग कुंडली के विश्लेषण के बारे में मेरे विचार। अब वो नेक्स्ट कैसा आता है वो देखता हूँ मैं, क्योंकि कभी कभी मैं गड़बड़ कर देता हूँ। तो ये तो खैर टाइटल ही है, परंतु इसमें ये आ गया सर, नेक्स्ट भी आ आ गया सर। अब आ गया। गया ख्याल में क्या करना, उसको क्लिक करते रहना है तो आगे आगे बढ़ते जाता है। तो उम्र के हिसाब से कुछ चीजें भूल जाते हैं ना। तो सभी विशारद के बाद सब लोग आ गए हैं, पता तो है, पर मैं एक उसे फिर से रिपीट करने से हम भी लोग थोड़ा बहुत सोच सकते हैं कि क्या हो रहा है। इसलिए देखिए, अंश कुंडली में, वर्ग कुंडली में विंशोपक बल का आधार लिया हुआ है, क्योंकि आप देखेंगे वो पराशरी यदि आप पढ़ेंगे, मंत्रेश्वर को भी पढ़िए, तो वहां पर ये जहां विंशोपक बल का सवाल आता है उसके पहले वर्ग कुंडलियां आती है। पहले वो वर्ग कुंडलियां क्या है, कैसी बनाना, ये बताते हैं। उसके बाद में इससे विंशोपक बल लेने से, बल है इसका मतलब वो शक्ति दिखाता है। काय की दिखाएगा तो नैसर्गिक है कि उस ग्रह की दिखाएगा, जो भी ग्रह की बात कर रहे हैं। तो ये कैसे निकालना, इसके अलग अलग तरीके हैं। आप लोगों को मालूम है, एक जगह ऐसा कहा गया, सूर्य से जो दूर रहता है वो बली होता है। कभी कहते हैं कि यदि वो मित्र के घर में, अधिमित्र के घर में है तो बली होता है, तो अलग अलग केंद्र में है तो बली होता है। ऐसे अलग अलग प्रकार है। उसमें का एक प्रकार विंशोपक बल है। इसमें थोड़ा बहुत इनको कंबाइन करने की कोशिश की, इनको एक दूसरे में मिलाने की कोशिश की है। इसमें भी 4 प्रकार के बल गिने गए हैं। एक षड़वर्गज बल। देखिए, षड़बल और षड़वर्गज बल का फर्क समझ लीजिए। षड़बल अलग चीज है। कई बार आप देखोगे कि षड़बल में तो बहुत शक्तिशाली ग्रह दिख रहा है, पर हमें उसके परिणाम नहीं दिख रहा है, तो षड़वर्गज बल भी एक बार देख लेना चाहिए। ऐसा तो मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे जमाने में तो हम साइकिल से जाते थे, हम शॉर्टकट मार लेते थे, वो अलग बात है, पर आप ऐसा मत कीजिए। आपको काफी सीखना है अभी, तो वो शॉर्टकट बाद में मार सकते हैं हम। तो इसमें कुछ वर्ग कुंडलियों को लेकर षडवर्ग बल बनाया गया है। उसमें ऐसा हो रहा है। और एक ख्याल में रखना कि जन्म लग्न कुंडली वर्ग कुंडली नहीं है, ये समझने की गलती कभी नहीं, वो अक्सर होती है। और क्योंकि क्षेत्र जिसको बोलते हैं उसी को राशि भी बोलते हैं, उसी को लग्न भी बोलते हैं। तो लग्न कुंडली ये पहला षोडश वर्गों में का पहला तो वर्ग जो है वो लग्न कुंडली ही है। फिर हो रहा दृष्टांत, नवमांश, द्वादशांश और त्रिशांश, ये 6 आ गए। इनमें ग्रहों का बल देखने के बाद में जो बल बनता है उसको षडवर्ग बल बोलते हैं। यहाँ पर भी हर एक को कुछ न कुछ शक्ति दी हुई रहती है ना, कि ग्रहों को समझो 3.5 है, फिर नवमांश को 4 है, इस प्रकार से शक्तियां उनकी दी हुई है। ये शक्तियां अलग अलग वर्गज बल में बदलते जाती है, इसे मत भूलिए। इसमें फिर सप्तम अंश एक हमने जोड़ दिया तो सप्तम वर्ग बल बन जाता है। फिर यहाँ पे बदल आ जाता है कि किसको ज्यादा गुण मिलेंगे, किसको कम मिलेंगे, कौन से वर्ग को, ये बदलते रहता है। फिर इसमें हम और 3 मिला लेते हैं, दशांश, षोडशांश और षष्ठांश कर लेते हैं, तो फिर दश वर्ग बल आता है। आपके विनोद के लिए बताता हूँ कि देखिए, मंत्रेश्वर जी ने केवल 10 वर्ग बल तक की ही बात की, इसे भी ध्यान में रखिए। उसका कारण भी हम सोचेंगे क्या है करके, यदि समय मिला तो आप भी सोचिए, क्योंकि रिसर्च की तरफ जा रहे हैं तो बिल्कुल सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों बोला हुआ है। एक विद्वान ने एक बोला, दूसरे ने दूसरा बोला, तो ये जब विद्वानों में मतभेद हो जाता है तो उसमें सामंजस्य करना है, इसको शास्त्र के अनुसार हम चल रहे हैं ऐसा समझते हैं। ये दश वर्ग में फिर तुर्यांश और चतुर्थांश एक ही बात है। आपको कई बार ऐसे अलग अलग 2 नाम मिलेंगे, तो उससे कोई अचरज करने की जरूरत है। तुरीय अवस्था जो है कुंडलिनी वगैरह जिनको मालूम है, वो चौथी अवस्था है, इसलिए तुर्यांश भी बोला जाता है, वरना चतुर्थांश भी बोला जाता है, बात एक ही है। विंशांश, चतुर्विंशांश, भावश, ये चतुर्विंशांश को कई बार सिद्धांश भी कहा जाता है, मेरे को ऐसा कुछ याद आ रहा है। और फिर भावश, भ यानी नक्षत्र, भ यानी पूरा जोडियाक भी, पूरा जो हमारा खगोल है उसको भी भ ही बोलते हैं, परंतु खासकर भ जब बोला जाता है तो वो नक्षत्रांश, और नक्षत्र 27 है, इसीलिए सप्तविंशांश को भांश भी कहा जाता है। फिर खवेदांश है, जिसको D40 कहते हैं आजकल के भाषा में, और फिर अक्षवेदांश। ये सब जब इकट्ठा हो जाते हैं उसको षोडश वर्ग बल बोलते हैं। यहाँ पर भी हर एक जगह में आपको दिखेगा कि ये जो शक्ति दी गई है हर एक को,
हर वर्ग को ये बदलती जाती है जैसे जैसे ये वर्ग बढ़ते हैं। इसका कारण क्या है, इसको आप सोचिए। कभी, क्योंकि समय मैं बहुत ले लेता हूँ कभी कभी, तो उसमें मुझे भी कंट्रोल रखना सीखना चाहिए। तो उसका भी कुछ कारण होगा और है भी। तो उसे फिर आप सोचिए, ताकि आपके लिए रिसर्च के सब्जेक्ट मिलते जाएंगे। फिर षड वर्ग, जो सप्त वर्ग, जो दश वर्ग, जो बल है, इन बलों में अलग अलग शक्ति होने से हम देखेंगे कि जो भी हम वर्ग कुंडली देख रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा गुण उस वर्ग को कहाँ मिले, कम से कम ऐसी मेरी धारणा है। क्योंकि अलग अलग मत रह सकते हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि मेरा मत ये फाइनल है। 18 प्रवर्तक हो गए हैं और वो भी एक दूसरे को बताते हैं कि उनका ऐसा मत है, मेरा अलग है। जब वो दूसरे का इस प्रकार का मत है, बोलते नए स्टूडेंट आए इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बाकी विद्वान है उनको ऑलरेडी मालूम है, परंतु जो विशारद करके जस्ट आए होंगे उनके लिए कि इनमें सबसे ज्यादा उस वर्ग को कहाँ अंक मिलते हैं, उसे देख के उस बल को हमने ग्रहण करना चाहिए, ऐसा मेरा ख्याल है। आप देखेंगे कि आगे आगे जैसे आप दश वर्ग और षोडश वर्ग में जाते हैं, तो जो उसके साथ जो ज्यादा के वर्ग आते हैं उनको कभी 1.5 कभी आधा ऐसा ही गुण मिलता है। और ये भी, इसमें भी मतभेद है। तो मतभेद होना ये नहीं सकता, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो फिर हमने क्या सोचना, तो इसलिए हमने विषांश वर्ग में देखा है कि वैसा भी वो षोडश वर्ग के पहले उसका कहीं वो आपको दिखाई नहीं देता, तो उसका बल का सवाल ही नहीं आता कि हम 10 वर्ग जब बल लेंगे तो क्या बल लेंगे विषांश में, तो ले ही नहीं सकते। तो इसलिए षोडश वर्ग बल यहाँ लेना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। कुछ लोगों का कहना है ऐसा नहीं, हम षडवर्ग बल भी लेके देखेंगे तो चलेगा, पर मुझे थोड़ा, मेरा विचार करने की पद्धति भी अलग है। आपको जैसा ज्यादा आप सुनते जाओगे ख्याल में आएगा। और इसलिए यहाँ पर, क्योंकि उसको आधा बल प्राप्त होता है, वहां पर केवल आधा बल प्राप्त होता है, ख्याल में रखिएगा। सब जगह आपको सहसा दिखेगा कि लग्न कुंडली को, यानी क्षेत्र कुंडली को, क्षेत्र चक्र को सबसे ज्यादा नंबर मिलते हैं। कुछ कुछ जगह जैसा षष्ठ्यंश यानी षोडश वर्ग में जब हम षष्ठ्यंश की तरफ जाते हैं, वहां फिर षष्ठ्यंश को सबसे ज्यादा गुण दिए जाते हैं। कभी नवमांश को ज्यादा गुण दिए जाते हैं लग्न से। पर फिर भी एसेंडेंट चार्ट जिसको बोलते हैं, हम लग्न राशि कुंडली बोल सकते हैं उसे, जिस भी नाम से आप बोलोगे, उसको सहसा ज्यादा ही गुण दिए जाते हैं। इसका मतलब उसका प्रभाव ज्यादा रहता है। इसका दूसरा भी मतलब ऐसा है कि ये जो छोटे वर्ग है, बाकी जो वर्ग है, इनका प्रभाव उस प्रमाण में थोड़ा कम होता है। तो और ये ऐसा मेरा मत है, तो मैं ऐसा नहीं बोलता कि यही फाइनल मत है, क्योंकि फिर बाद में मैंने दिया है कि ये कैसे कैसे विषुपक बल मिलते हैं षोडश वर्ग के, क्योंकि हम देख रहे हैं किस प्रकार से दिए जाते हैं। सूर्यांश जैसा देखा है हमने, तो कितने मिलते हैं, विंशांश में भी आधा मिलता है ना। उसके साथ और क्या करते हैं, तो वो स्ववर्ग में यदि रहे, खुद के राशि में स्थित हो, तो उसको 20 आदि इस प्रकार से, फिर इनका गुणाकार करने का, 20 से उसको भाग दे देने का। और जो बाद में मिलती है हमको संख्या, तो 15 से 20 रहे तो अति शक्तिशाली, फिर उसके नीचे 10 तक, 10 से 15 तक मध्यम फल, 5 से 10 अल्प फल आदि, और 5 से नीचे कोई फल नहीं, कभी फल नहीं है ऐसा नहीं होता। उसका अर्थ वो फल का प्रमाण कम हो जाता है, इतना ही हमने लेना चाहिए। कोई भी ग्रह पूर्ण रीत्या अदृश्य नहीं हो जाता, या उसकी उसकी शक्ति कभी भी शून्य नहीं हो सकती, इसे ध्यान में रखिए। क्योंकि यह ग्रह आखिर में हमारे मस्तिष्क पे काम कर रहे हैं, हमारे भेजे पे काम कर रहे हैं। कम से कम मेरी ऐसी अवधारणा है कि ग्रह हमारे मस्तिष्क पे काम करते हैं, इसलिए हमारे मन में कुछ तरंग उठते हैं, उसके वजह से हम कुछ कर्म करते हैं, जिसका फल हम पाते हैं, जिसे हम भविष्य में बोलते हैं इस वक्त ये होने की संभावना है। मैं कम से कम संभावना बोलता हूँ, क्योंकि ये संभावना का शास्त्र है। अब ये होने के बाद क्या होता है कि यहाँ पर तो हमको ये मिल गया। अब मेरा क्या मत है वर्ग कुंडली के बारे में, ये मैं सुस्पष्ट इसलिए कर देना चाहता हूँ कि ऐसे आपको गलतफहमी नहीं रहे कि मैं वर्ग कुंडली से ही हर वक्त प्रेडिक्शन करता हूँ या भविष्य कथन करता हूँ। मैं बहुत बार, मैं हाँ, नवमांश कुंडली को तो जरूर उसको महत्व देता हूँ। ये मेरा एक सोचने का प्रयास है, इसलिए मैंने बोला कि मैं उसे स्वयं सिद्ध चक्र, जिसको हम बोलते हैं स्टैंड अलोन चार्ट, उसको हम मानते हुए मूल जो राशि चक्र है उसका एक सहायक, एक जिसको हम अंग्रेजी में बोल सकते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन, अतिरिक्त हमको और कुछ जानकारी मिल सकती है। इस प्रकार से मैं मानता हूँ राशि चक्र के प्रभाव का वो उल्लंघन नहीं करेगा, ऐसा मेरा मानना है।
उसका कारण भी मैंने बता दिया कि सभी जगह जब आप देखोगे तो राशि चक्र को सबसे ज्यादा गुण दिए गए। और फिर ऐसा है कि यहाँ पर मैं ग्रह दृष्टि नहीं लेता, कई लोग लेते हैं, उनकी वो हर एक का विचार जो है वो भी कुछ न कुछ आधार पे करते हैं। मेरा आधार ये है कि हम जब ग्रह दृष्टि का बल वगैरह निकालते हैं तो हमको 30 अंशों में एक राशि इस प्रकार से दिया जाता है, तो तीसरी दृष्टि जब है तो हम कितने डिग्रीज लेंगे आदि बताया गया है। अब वर्ग चक्र में क्या होता है, जैसा यहाँ पर भी आप देखोगे राहु और केतु एक ही घर में बैठे हुए आपको दिखेंगे, तो अब यहाँ से आप किस प्रकार से उसकी दृष्टि देखोगे, है ना। कई बार कुछ ग्रह जो अलग अलग राशियों में है, अलग अलग भावों में स्थित है, वो वर्ग कुंडलियों में एक ही जगह दिख सकते हैं, या जो एक दूसरे पे राशि कुंडली में एक दूसरे पे एस्पेक्ट डाल रहे हैं एक दूसरे पे, या एक ग्रह दूसरे पे, या एक ग्रह दूसरे ग्रह के भाव पे अपनी दृष्टि यदि रखते हैं, तो वैसा वर्ग कुंडली में कई बार नहीं दिखेगा। वो कभी कभी 6-8 भी एक दूसरे से हुए दिखेंगे। इसलिए मुझे ऐसा लगता है यहाँ राशि दृष्टि का प्रयोग करना चाहिए, ये मेरी मान्यता है। इसका आप भी प्रयोग करते जाइए और धीरे धीरे उसकी मालूमात जो भी आएगी वो सबके ज्ञान के लिए आपने भी बांटना चाहिए। ज्ञान अपने पास रखने से कम होते रहता है, एक ही चीजें जो रखने से कम होती है बांटने से बढ़ती है, ऐसा कहा गया है। तो इस प्रकार से मैं उसको देखता हूँ। ये भी मैं बिल्कुल सुस्पष्ट कर दूं, राशि दृष्टि ये केवल जैमिनी का भाग है, ऐसा भी कई लोगों का गलत फहमी है। खैर आप विशारद हो गए तो आपको पता है, ऐसा कुछ नहीं है। पाराशर जी ने भी राशि दृष्टि की बात कही है, और जैमिनी जी ने भी होरा दय सिद्धा, होरा वगैरह जो वर्ग है वो सिद्धों ने पहले ही बता दिया है, इस प्रकार का बोला है, इसलिए उसको भी इनको अलग अलग पद्धति न समझते हुए एक पद्धति में किसी एक विविक्षित अंग पे ज्योतिष के ज्यादा ध्यान दिया गया है, इस प्रकार से हमने समझना चाहिए। वहां पर राशि दृष्टि राशि दशा ही होती है ऐसा भी हम समझते हैं, ऐसा नहीं है। उड़ूदाय सिद्धा भी एक सूत्र है जिसमें कहा गया है कि उड़ूदाय, उड़ू यानी नक्षत्र को बोलते हैं, तो दाय दाय जो है ये हम दशा को बोलते हैं, तो ये सिद्धों ने पहले ही बता दिए, इसलिए मैं नहीं बोलता। मेरे ख्याल से यदि मुझे याद बराबर है, शायद वसंतलाल झा जी की टीका है, अच्युतानंद झा जी की टीका है जैमिनी पे, उसमें उन्होंने नक्षत्र दशा के बारे में भी लिखा है कि जैमिनी में नक्षत्र दशा कैसी निकालना वगैरह, उन्होंने जैमिनी में कैसी निकाल रही नक्षत्र दशा कैसी निकाल रहा है इसका कैलकुलेशन दिया। तो मैं ऐसा हवा में कभी भी बात नहीं करता, पर लग सकता है क्योंकि एस्टेब्लिश्ड जो भी एक स्पेसिफिक हमारा डायरेक्शन है उससे थोड़ा सा मैं भटकते रहता हूँ। तो राहु की बात की ना साहब ने, तो मेरा भी राहु काम करता है कभी कभी, तो इन्वेस्टिगेशन करना ये राहु की एक आदत रहती है, किसी भी चीज के ज्यादा गहराई में जाने की कोशिश करता है, कभी वो गलत भी कर सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं कि पक्का हो। पर मैं एक इसलिए बता रहा हूँ कि इसका एक, चूंकि ये अभी नए सब स्टूडेंट आने के बाद का मेरा पहला लेक्चर है, शायद वो पहले बार सुन रहे हैं, बाकी विद्वानों को तो पता ही है मैं क्या सोचता हूँ कैसा सोचता हूँ, तो उसमें मैं उनके लिए नहीं है, ये नए जो विशारद होके अभी पोस्ट विशारद के लिए आया उनके लिए बोल रहा हूँ। अब क्या होता है इसके बारे में कि ये तो मैंने फिर से रिपीट किया है कि भाई 15 से ज्यादा बल है तो ज्यादा प्रगति हो सकती है इस प्रकार से, पर इसको भी 10 से न्यून है तो वहां पे जहां पर भी उनका प्रयोग होगा तो वो कुछ ना कुछ वहां क्षति पहुंचा सकते हैं, इस अर्थ से माना तो जरूर गया है। पर इसको भी आप बराबर, उसको मैं कहता हूँ विवेक, ये जितने हमको तत्व दिए जाते हैं इनको विवेक पूर्ण इसका प्रयोग करें, क्योंकि ये जब करते हैं हम तो कई बार हम देश काल और पात्र को भूल जाते हैं। इसलिए जिसकी परिस्थिति अच्छी हो उसको शायद कम बलवान ग्रह भी एक ऊंचाई पर ले जा सकता है, जो जिसकी जन्मतः परिस्थिति बहुत कम होगी उसको शक्ति ज्यादा लगती है ग्रहों को, ये जरूर ख्याल में रखिए। इसीलिए आपने जब राजयोग आदि पढ़े होंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि कुछ राजयोग ऐसे है कि यदि ये राजा का लड़का होगा तो राजा होगा, वरना ये धनी होगा आदि कहा गया है, क्योंकि राजा यानी क्या, तो जिसके पास अधिकार रहता है, जिसके पास लक्ष्मी रहती है, इसीलिए हम विष्णु का अंश कहते हैं ना उसको, तो धन रहता है उसी को राजा कहते हैं। कोई जरूरी नहीं कि सर पे ताज होना चाहिए उसको राजा जी करके डिक्लेयर करना चाहिए। तो क्योंकि अभी हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, हम प्रजासत्ताक देशों में रहते हैं, और जहां पर राजा है भी उनकी भी बहुत लिमिटेड उनकी शक्ति हो गई है, इसे ध्यान में रखिए। मेरे ख्याल से ब्रिटेन के रानी को अभी टैक्स भी देना पड़ने वाला है, ऐसी अभी की खबर है। तो इसलिए राजा का मतलब शब्दशाह न लेते हुए
कोई भी थोड़ा प्रभावी व्यक्ति जिसके पास धन भी है और उसको कुछ अधिकार है, इसी अर्थ से समझना चाहिए। आपको मालूम होगा जो यूपी वगैरह से आए होंगे, छोटे छोटे कस्बों के भी राजा होते थे, तो ऐसा जरूरी नहीं कि उसको शब्दशाह न रहे। और ये भी समझे कि जितनी जन्म काल में स्थिति कमजोर होगी जातक की, उतने ही उसको ज्यादा शक्तिशाली ग्रह, ज्यादा शक्तिशाली योग लगेंगे उसी स्थिति में जाने को। जो कोई अच्छी स्थिति में पैदा हुआ उसको उतने शक्तिशाली ग्रह नहीं लगेंगे। इसलिए ये जो 10 से 15 वगैरह है, इसको भी आप बराबर प्रोपोर्शन में, मैं उसको विवेक कहता हूँ, सेंस ऑफ प्रोपोर्शन बोलता हूँ, उसमें उसे ध्यान में रखना चाहिए। देश का और पात्र को कभी भूलना नहीं चाहिए। ये केवल जो विशारद होके आए उन्हीं के लिए है, बाकी विद्वानों को पता है। वो मुझे भी थोड़ा ऑड लग रहा है बोलना, क्योंकि उसमें बहुत से गुरुजन भी है। तो अब इतना होने के बाद में मैं हमने क्या किया है कि वर्ग कुंडली में केवल एक वॉरेन बफेट को पकड़ा है, उसी के हर पहलू को देखने की कोशिश की। इसमें सर वॉरेन बफेट की कुंडली आ गई ना सर, यहाँ दिख रही है सर? हाँ जी, आगे सर। दिख रही है सर। दिख रही गुरु जी। थैंक यू सर। तो वॉरेन बफेट का इसलिए मैंने लिया है कि ये करते हैं हमारी गलती है, वो भी हमको समझ रहा है। एक तत्व हमने ऐसा पकड़ा है कि कौन से भाव से संबंधित है वो वर्ग कुंडली, उसे देखना, उसका अधिपति, उसके कारक है ना, इन पे क्या प्रभाव है ग्रहों के, उन भावों पे क्या प्रभाव है, इसको देखते हुए क्या हो सकता है, संभाव्य क्या हो सकता है, और इसमें उन ग्रहों का स्वभाव क्या है या उनका खुद का कारकत्व क्या है, इसका अंदाज लेते हुए आप पहले भी देखोगे। तो उसी प्रकार से मैंने किया, ताकि यहाँ मेरी भी गलती हो गई तो मुझे भी समझेगा और उसमें कोई हरकत नहीं है, क्योंकि अब इतने साल से पढ़ाई करते आ रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई फाइनल अथॉरिटी फलाना है वगैरह, ऐसा कुछ होता नहीं है ज्योतिष में। शिव जी एक फाइनल अथॉरिटी है, वो हमारे से बात करने आते नहीं है, तो इसलिए हमें कुछ पता नहीं है उसके बारे में। तो इतना हम समझ ले तो हमारे लिए भी अच्छा होता है, वरना वो हमको क्या कहते हैं, ईगो कहते हैं अंग्रेजी में, वृथाभिमान हो जाता है। तो ज्योतिष में उससे बचना चाहिए। खैर ऐसा मेरा मानना है। तो अब हम वॉरेन बफेट, उनका नाम सबको मालूम है, बहुत रईस थे। आप देखोगे उनके कुंडली में भी बुध, सूर्य आदि अति प्रबलशाली है, कोई सवाल नहीं। पर सभी ग्रह जो है ये 10 से ऊपर अंक उनको प्राप्त होते हैं। आपके विनोद के लिए बताओ, उनके पिताजी भी इन्वेस्टमेंट में थे, बहुत बड़े थे। उनके पिता 4 बार मेरे ख्याल से या 2 बार हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में यूएसए से चुने गए थे। वो अपने कर्तव्य के बारे में भी प्रसिद्ध थे। तो इसलिए क्या हुआ कि इनका जन्म ही काफी ऊपर, इसलिए किसी के इसमें इसी प्रकार का देख के भाई वो भी हो जाएगा, और ऐसा समझने की गलती नहीं कर। फिर इसमें दूसरा ऐसा है कि देखो, ये जो हमें वर्ग चार्ट मिलते हैं, हमको जो राशि कुंडलियां मिलती है, ये हमको पोटेंशियल करते हैं। इसको मैं एकदम बेसिक में जा रहा हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि हम एक पृष्ठभूमि ढंग से तैयार कर ले तो अच्छा होता है। तो ये जो पोटेंशियल है, इसको काइनेटिक एनर्जी लगाना पड़ता है। वो काइनेटिक एनर्जी को हम कर्म बोलते हैं। तो कर्म यदि नहीं लगाएंगे तो ग्रह जहाँ है वही रहेंगे, इसे जरूर ख्याल में रखना है। इसलिए उस व्यक्ति का कर्म पे भी कितना प्रभाव आता है, या वो कितना अपने एफर्ट्स, जिसको हम बोलते हैं, अपने परिश्रम कितना करता है कोई भी चीज को पाने के लिए। ये जानबूझ के बोल रहा हूँ क्योंकि जो आगे आएगा उसमें उसका उल्लेख भी आएगा। इसका भी बहुत अहम योगदान रहता है। इसलिए ऐसा ही होने वाला है, ये प्रकार से बाहर निकल के ये होने की संभावना तक हम जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। उस व्यक्ति ने यदि उस प्रकार का काम किया तो जरूर उसको काफी प्रमाण में, काफी मात्रा में यश की प्राप्ति होगी। पूरा यश किसी को प्राप्त नहीं होता, और यदि हो तो आदमी काम नहीं करेगा। तो उसको बोलते हैं आपको कुछ ना कुछ इंसेंटिव लगते रहता है और बार हर वक्त ऊपर करते जाना पड़ता है, तभी हम आगे बढ़ते हैं। तो इसे भी ध्यान में रखिए कृपया, कम से कम मेरा ऐसा मानना है, मैं इस दृष्टि से देखता हूँ। अब हम यहाँ देखते हैं कि ये D20 है क्या, इसको उपासना, उसका कौन से देवता की पूजा करेंगे, इस प्रकार से जनरली मैं देखता हूँ कि ऐसा समझा जाता है। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा, उपासनाया विज्ञानम साध्यम विंशति भागवती, यानी किसी भी चीज को हासिल करने के लिए जिस प्रकार से कर्म करना चाहिए, इसमें उपासना यानी परमेश्वर की उपासना भी आ गई, वो भी बाहर नहीं। इसका जो शास्त्र है, ये विंशति, उसका जो उसको विज्ञान है, उसका जो गहरा ज्ञान है, जातक को अपना साध्य को हासिल करने के लिए जो भी करना पड़ेगा,
उसको D20 जिसको हम बोलते हैं विंशांश कुंडली से देखना चाहिए, ऐसा पाराशर जी ने कहा। अब उपासना क्यों करते हैं, उपासना का अर्थ क्या है? उपासना को बहुत सारी अर्थ है। उपासना यानी आसन, तो नजदीक बैठना, ये भी एक अर्थ होता है उसका। बैठना ये तो अर्थ होता ही है। पूजा भी अर्थ होता है, वर्शिप बोलते हैं उसको, है ना। किसी का एडोरेशन, क्या क्या हम कह सकते हैं, किसी के बारे में हमें लगाव लगना, इसको भी उपासना करते हैं। और कोई भी कर्म करने में पूरे ध्यान से करना, इसको भी उपासना कहा गया है। संस्कृत आप डिक्शनरी जब देखेंगे तो आपको उसके अलग अलग अर्थ समझेंगे। मैं इसलिए वो करता हूँ कि हम नहीं तो उपासना करते साथ हमारे भी दिल में आता है कि चलो भगवान की भक्ति करने वाला वो हो गया। तो आपको कई बार दिखेगा कि ऐसा जो व्यक्ति रहता है वो कभी कभी भक्ति वगैरह करने वाला भी नहीं रहता, और आपको नहीं समझ में आएगा। शायद ऐसा हो सकता है कि ये क्या है भाई, हमको जो तत्व सिखाया है वो तो यहाँ आ नहीं रहे, है ना। तो इसलिए उपासना का भी अर्थ हमें समझ लेना चाहिए। सहसा उपासना, उपासना जो है ये मुक्ति के लिए, या बहुत तकलीफ है उसमें से हमको मुक्ति मिले इसलिए। मुक्ति दो प्रकार की है, एक तो मोक्ष मिलना, हम इस धरती से निकल जाना, और वहां हमें मोक्ष की प्राप्ति होना, इसके लिए करते हैं। तकलीफ है इसलिए करते हैं, या कोई भी हमें जो फल है उसकी सिद्धि के लिए किया जाता है। इस उपासना में परमेश्वर की उपासना भी आ गई, ऐसा नहीं कि वो नहीं आए। इसलिए हम क्या देखेंगे, तो इसका भाव कौन सा है, ये मृत्यु या हमारे में बदलाव आने का बहुत हमें तकलीफ है, जिसमें से हमको निकलने की इच्छा है, ऐसा तो दरार इसको बोलते हैं, रंध्र जिसे बोलते हैं, अष्टम भाव उससे संबंधित है ना। नष्ट धन भी बोला है, गया हुआ धन भी, बहुत प्रकार से उसका उल्लेख किया जाता है। तो और वो आयुष का भाव है। तो हम आयुष्य में जब जीने लगते, काम हम इसीलिए करते कि हमें कुछ प्राप्त, तो दुनिया में जो भी है, तो जो भी काम करेगा वो कुछ न किसी प्राप्ति के लिए करता है। तो इसलिए हम अष्टम भाव को देखते हैं, अष्टम के कारक को देखते हैं, द्वादश भाव में कौन से ग्रह है उनको देखते हैं, क्योंकि ये बात यही है। द्वादश भाव आपको मालूम है कि ऐसा तो वो हमारे जन्म के पहले हम जहाँ है वहां का भाव है, गत्यादोनी को कहा गया है, ऐसा अष्टम को भी कहा गया है, वो भी है। और वो खर्चे का भी भाव है, तो खर्चा हुआ तो फिर से हमें इनकम हो, ये भी इच्छा रहती है। तो अनेक प्रकार की इच्छाएं रहती है। और कई लोग एथिस्ट जिसको बोलते रहते हैं, उनके भी कुंडली में आपको वैसे ही शायद ग्रह दिखेंगे जिस प्रकार के किसी अत्यंत ग्रेट उपासक की कुंडली में दिखेंगे विंशांश चक्र में। तो उसमें हमें संभ्रम की स्थिति में आने की कोई जरूरत नहीं। उसकी उपासना दूसरे साध्य के लिए थी, उसको जो साध्य चाहिए था, उसका जो उसे जिस चीज में सिद्धि चाहिए, यानी उसे सक्सेस मिलना चाहिए, वो अलग थी। इतना ही फर्क है। इन चीजों के लिए उपासना करने से हम अष्टम भाव के कारक, द्वादश भाव, इन पे, उसका भी कारक शनि है आपको पता है, तो इसलिए उसको कोई अलग से आपको देखना है। आदि चीजों पे हमको ग्रहों का क्या प्रभाव है, दृष्टि है यानी क्या कि वो प्रभाव डालते हैं। अब प्रभाव अलग अलग ढंग से डालते हैं। आपने मुझे बिल्कुल यकीन है कि एक एक घर को बिल्कुल एक एक ग्रह को समझ ही लिया है, तो उसमें कोई तकलीफ नहीं है। तो हम देखते हैं कि अच्छा ये हो गया, हम विंशांश कुंडली की बात कर रहे हैं। इसके पहले हम ये देखेंगे कि यदि ज्यादा इसमें भी षोडश वर्ग में ज्यादा यदि बिंदु या गुण यदि लग्न कुंडली को दिए हैं, तो क्या हम लग्न कुंडली से उसका कुछ अंदाजा लगा सकते हैं? क्या हो सकता है? इसे हमें देखना शायद जरूरी हो जाएगा, है ना। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। यहाँ पर तो हम राशि दृष्टि देखेंगे, क्योंकि यहाँ तो डिग्रीज में आता है, अंशों में आता है। तो देखो, यहाँ अष्टमेश जो चंद्र है ना, ये 12वें घर में जाके बैठा है। ये रिसर्च को भी दिखाता है। पंचम भाव जो है वहां पे राहु बैठा है, जिसको रिसर्च करने की आदत रहती है, हमको ये पता है। इनके कर्मस्थान पे शुक्र और बुध देख रहे हैं। ये काफी बलवान राशि चक्र है, आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि खुद शुक्र जो है, अपना बुध जो है, वो भद्र महापुरुष योग कर रहे हैं। लग्न को गुरु देख रहे हैं, अपने भाव को देख रहे हैं, इसके वजह से वो लग्न भी बलिष्ठ है, तो इनकी आत्मशक्ति वगैरह अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं। ये कर्म भी करेंगे, अच्छे के लिए करेंगे। और राहु का प्रभाव जो है वो अपने राशि से सप्तम पे भी रहता है, इसलिए इनकी जो कमाई वगैरह में इनको
शायद इनका फोकस ही उस पे रहे, या कुछ एब्स्ट्रैक्ट चीज जिसको बोलते हैं जो नहीं हमें समझ सकती, ऐसी चीजों पे इनका ध्यान रहेगा। पंचम भाव को मंत्र भाव बोलते हैं, इसे कभी न भूलना। तो मंत्र भाव से भी हमारे इच्छाओं की सिद्धि होती है, ऐसा माना गया। तो यहाँ पर संभावना तो अच्छी है। नवमेश जो है वो भी सूर्य खुद की राशि में बैठे हुए हैं, बहुत शक्तिशाली हमारा लग्न का चार्ट है। इसमें हमें कोई आशंका नहीं है। शनि तो लग्न में बैठे पर ये वक्री है, और मेरे ख्याल से मंत्रेश्वर ने कहा है नीचों की ग्रह, एक ग्रह वक्र होके नीच भी होगा और वो यदि केंद्र में स्थित होगा तो वो राजा या राजा के समान बनाता है। तो यहाँ पर हम वर्ग चक्र की नहीं देख रहे, हम यहाँ पे क्या हो सकता है इसी को देख रहे हैं। यहाँ हमें ये भी ख्याल में आ रहा है कि धर्मस्थान में सूर्य बैठा है। कई बार सूर्य जब नवम में बैठ जाता है तो वो मैं जो करूंगा वही सही, ये मानने की एक उसको थोड़ी बहुत आदत रहती है। और सूर्य खुद के राशि में बैठ के उस राशि को कुछ न कुछ क्षति पहुंचाता है। जैसा आपको मालूम है, लग्न में यदि सूर्य होगा सिंह राशि में तो उसको आंखों को तकलीफ होती है, ऐसा मेरे ख्याल से वराहमिहिर ने और शायद पाराशर जी ने भी कहा है। तो उम्र के हिसाब से मैं कभी कभी टेक्स्ट तो भूल जाता हूँ, पर उसका मतितार्थ नहीं भूलता, है ना। गुरु 11वें पे देख रहा है, इनको क्या क्या चाहिए। तो देखिए, शुक्र जो है ये 11वें का स्वामी होके कर्म स्थान में बैठ के देख रहे हैं, इनको सुख होगा जब ये अच्छे प्रकार से कुछ कमाई करेंगे और जिसमें रिसर्च भी इन्वॉल्व होगा। इस प्रकार का ये चार्ट तो दिख रहा है। यहाँ तक तो हम यहाँ रोक देते हैं। ये मैंने बोला कि इसको बगैर देखे हम कुछ थोड़ा समझ सकते हैं क्या, इसकी हम कोशिश करें, पर इसमें कुछ चीजें हमें नहीं समझ में आती, वो यहाँ समझ में आती। अब देखो, अष्टम भाव में चंद्र बैठे हैं। चंद्र भी खुद शक्ति लेके बैठे हैं। 11-90 कुछ उनको गुण मिले हैं, आपने देखे। मैंने वो बाजू में चार्ट दिया है। मैं कभी गुण बताऊंगा, कभी नहीं भी बताऊंगा, तो मुझे माफ कर दीजिए। वो चार्ट इसीलिए दिया है कि इससे समझ आया हमें कि साइड में सूर्य के कितने आगे षोडश वर्ग में बल कितना है। तो उस पे कौन देख रहा है, तो हमें ये नजर आता है कि चर राशि से शनि जो है वो स्थिर राशि में चंद्र पे D20 में विंशांश में अपना प्रभाव डाल रहे हैं। इसी प्रकार मंगल भी चर राशि में बैठ के वो भी वहीं पर देख रहे हैं। अब ये उपासना का भाव है, इसे ख्याल में रखिए, यहाँ दोनों है। इसका मतलब क्या है कि ये जो भी करेंगे, खासकर ये शायद धर्म के बारे में जो करेंगे, ये एक संभावना रहती है, क्योंकि लग्नेश शनि खुद है, तो हो सकता है कि धर्म के संबंध भी होगा। तो इनकी खासियत क्या है, ये इनकी उपासना जो रहेगी ये सहसा दम्भ युक्त भी रहेगी और दम्भहीन भी रहेगी। दम्भ का संबंध मंगल से, और शनि को दिखावा अच्छा नहीं लगता, इसीलिए बोलते हैं कि वो नीचे देख के चलता है, धीरे धीरे चलता है, ताकि कोई उसकी तरफ देखे ना, दिखने में भी अच्छा नहीं, वगैरह वगैरह। कहा है इसका अर्थ हमको समझ लेना। तो ये दोनों प्रकार की उपासना से इनका कोई संबंध तो जरूर होगा, नहीं होगा ऐसा तो संभव नहीं है। अच्छा, फिर हम आगे जाते हैं कि अष्टमेश सूर्य का क्या होगा। हमने भाव को तो देख लिया, भाव में स्थित ग्रह को भी देख लिया, अष्टमेश सूर्य का क्या होगा। देखिए, वो है जिसको द्वि स्वभाव राशि बोलते हैं, उसमें बैठा है ना, कन्या राशि में बैठा है। अब उनपे कन्या जितने भी द्वि स्वभाव राशि में ग्रह है वो वहां प्रभाव डालेंगे। तो उनपे देखो, तो राहु केतु भी देख रहे हैं और शुक्र और बुध भी देख रहे हैं। उनके साथ खुद गुरु बैठे हैं जो धर्म का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। आपको मालूम है ना, धर्म का कारक हम गुरु को कहते हैं, वहां बैठे हैं। तो धर्म की तरफ इनका संबंध तो होगा, पर ये गुरु केवल धर्म के ही संबंध में नहीं, ये द्वादश के भी स्वामी है, आपने देखा ही है। तो ये वहां होने से क्या होगा, द्वादश भाव को हम कई बार हमारे इस लोक से चले जाने का भी भाव समझते हैं, या जहां से हम आते हैं उसको समझते हैं। इसे ध्यान में रखिए, इसके ज्यादा गहराई में मैं जाना नहीं चाहता, और आपको भी ज्यादा समय तकलीफ नहीं रही, कॉम्प्लेक्स विषय तो होते जाता है। अब क्या है, ये बचपन में चर्च में गाना, क्वायर बोलते हैं उसको, गाते थे। तो आपको शुक्र चंद्र और मंगल का वहां पे जो प्रभाव आ रहा है वो दिख रहा है ना। मंगल चंद्र पे देखता है, ये एक संबंध आ रहा है, और उधर शुक्र और बुध जो है वो अष्टमेश पे नजर डाल रहे हैं।
शनि भी अष्टम पे देख रहा है, तो शनि का तो दंभहीन स्वभाव है, और जो हमने बोला कि दंभ और दंभयुक्त तो कुछ तो भी होगा। गाना इसलिए गाते हैं कि शुक्र को तौर्य त्रिक कहा जाता है। 3 प्रकार के जो कलाएं हैं उसमें मेरे ख्याल से नाट्य, गाना और वादन, ये 3 को तौर्य त्रिक बोला जाता है। इसके बारे में हमारे मिश्रा से ज्यादा बता सकेंगे, संस्कृत के पंडित हैं वो। तो उसका प्रभाव उन पे पड़ा है। बुध ये कुमार है, तो कुमार अवस्था में तो ये गाना वाना गाते थे चर्च में जाके, परंतु बाद में क्या हुआ, राहु किसी भी चीज को जो अलग ढंग से देखता है, हम बात कर ही रहते जब राहु की बात चल रही थी, तो वो बाद में एग्नोस्टिक होता है। एग्नोस्टिक ये जो शब्द है, इसका अर्थ एथिस्ट नहीं होता। एथिस्ट यानी जो भगवान को नहीं मानते। एग्नोस्टिक लोगों को ऐसा करना है कि भगवान है ऐसा भी नहीं हम कह सकते, और भगवान नहीं है ऐसा भी हम नहीं कह सकते। तो उन्होंने बाद में काफी साल के बाद में बोला कि मैं अभी एग्नोस्टिक। ये जो चर्च में वो हर वक्त जाते थे इतवार को, वहां वो उनके गाने गाते थे, ये आदमी में इतना बदलाव आ गया। हमें मालूम है कि शनि और राहु जो है वो जैसा जैसा आदमी की उम्र बढ़ते जाती है अपना प्रभाव बढ़ाते जाते हैं, इसीलिए शनि को हमने बुध ग्रह कहा है। उसके बहुत सारे अर्थ हैं। तो और ये संभ्रम की स्थिति है, एक प्रकार से है, तो ऐसा भी नहीं बोल सकते, नहीं है नहीं है ऐसा भी नहीं बोल सकते। तो ये संभ्रम की स्थिति कौन पैदा कर सकता है सिवाय राहु के, जो सूर्य पे अष्टमेश पे अपनी दृष्टि रख रहे हैं, है ना। शनि भी अष्टम भाव पे रख रहे हैं, राहु वहां रख रहे हैं, तो नैसर्गिक है कि वो संभ्रम की स्थिति पैदा हो जाएगी। राहु के साथ केतु है, तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि केतु को मोक्ष कारक कहते हैं, तो उनकी काम कर उनकी जो भी मोक्ष की कामना आदि है वो अलग प्रकार की है, इस अर्थ में बोल सकते हैं। हम दूसरा भी ये सोच सकते हैं कि इतने सब ग्रह जब अष्टम भाव पे या और अष्टम पे अपना प्रभाव रखते हैं, तो ये आदमी जो भी अपना साध्य है वो साधन करने के लिए क्या क्रिया करना पड़ेगा, ये इसे जरूर पता होगा, है ना। उन्होंने आखिरी में जो किया वो बचपन से उनको कुछ न कुछ व्यवसाय करना था। हम जब उनके तुर्यांश वगैरह में जाएंगे, तुर्यांश में तो नहीं, मेरे ख्याल से तुर्विंशांश में जाएंगे, तो याद नहीं आ रहा, तो एज यूजुअल तो जहाँ हम पढ़ाई की बात करते हैं वहां हमको शायद उसमें कुछ नजर आएगा। उसको मैं बनाऊंगा, फिर अगले हफ्ते में शायद वो पेश करेंगे। तो क्योंकि मैं भी उसमें पहले ये अप्लाई कर लेता हूँ, जो सिद्धांत हमने पकड़े हैं उसका पहले प्रयोग कर डालता हूँ, फिर देखता हूँ कि एक्चुअली क्या हो रहा है इस व्यक्ति के बारे में। इनके बारे में मालूमात तो कम है, परंतु आजकल इंटरनेट की वजह से ना हम काफी मालूमात जरूर से जमा कर ले सकते हैं, जो कि ऑथेंटिक, मोर और लेस ऑथेंटिक है। उन्होंने दिए हुए भाषणों में कहा रखा है वो, उससे आ जाता है। डलवान लग रही तो इस बार कहीं देखे रास्ते में नहीं आ रहे हैं, कितना करोड़ चल जाएगा 3-4 किलोमीटर। उसके बाद अनिल जी प्लीज म्यूट हो जाइए आप। कौशिक साहब, हाँ प्लीज सर कंटिन्यू सर, वो टेलीफोन पर नहीं होता है ऐसा। तो इसलिए, और उन्होंने अपना लक्ष्य साध्य किया, ये भी आप देख रहे हैं। वो लक्ष्य साध्य करने के बाद में और क्या लक्ष्य था, वहां केतु का संबंध आ जाता है। उसके बारे में शायद हमने दूसरे किसी इसमें देखा नहीं, कि उन्होंने अपने संपत्ति का करीबन 99% जो हिस्सा है, ये जिसको चैरिटी वर्क बोलते हैं, समाज सेवा के कार्य में लगा दिया। इतना ही नहीं, वहां शनि का भी रोल आता है खुद को न दिखा देने का। उन्होंने वो बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को दिया, खुद के नाम से नहीं दिया, है ना। इसे हमको ध्यान इसलिए रखना चाहिए कि ये ग्रह प्रभाव कैसा करते हैं, इनकी शक्ति क्या। आखिरी में लग्न में शनि बैठा हुआ है, ये व्यक्ति का जो व्यक्तित्व जो है इसमें, हालांकि उस पर मंगल जरूर दिख रहा है, परंतु ये व्यक्तित्व में खुद है, उससे ज्यादा बताने की आदत न होते हुए शायद कम बताने की आदत है। ये हम इसलिए ये दोनों को मिलके जब हम उसका एनालिसिस करने जाते हैं तो शायद हम ज्यादा अच्छे ढंग से समझ सकेंगे। मैं ये सोचता हूँ कि लग्न कुंडली के जो हम क्या कह सकते हैं उसको फ्लेवर, जो अलग अलग उसकी हमें रसना जो मिलती है खाने के बाद में, जो टेस्ट हमको कहते हैं। आजकल अंग्रेजी हिंदी मेरा बेकार होते जा रहा है धीरे धीरे, 3-3 4-4 भाषा में बोल के गड़बड़ हो जाती है, तो वक्त पे ख्याल भी नहीं आता। तो उसमें फर्क पड़ते जाता है। तो हमको उसके जो फ्लेवर्स है, उसकी जो बारकाइयां हैं छोटी छोटी, ये
देखने के लिए वर्ग कुंडली ज्यादा संयुक्तिक रहती है, ऐसा मुझे खुद को लगता है। और इसलिए हमको बगैर, मैंने जैसा पहले भी बोला कि स्टैंड अलोन चार्ट नहीं लगता कि ये खुद के खुद देख लो और हमको समझ जाएगा। समझ तो सकता है कुछ बाहर को, परंतु यदि लग्न कुंडली में कुछ और है तो उसका अधिकार ज्यादा आता है, क्योंकि आपको मालूम है 20 अंशों में से केवल आधा अंश यहाँ मिल रहा है, 20 अंशों। इसे हम जरूर देखेंगे। इसका मतलब कि वो पूरा जो व्यक्ति है या उसका जो भी स्वभाव है, आप समझो, काम करने की पद्धति समझिए, किसी एक विशिष्ट चीज के बारे में उसका जो भी विचार है वो समझिए। इसमें 20 में से केवल आधा हिस्सा जो है वो हमको वर्ग चार्ट दे रहा है, खासकर षोडश वर्गों में। 10 वर्ग तक तो थोड़े बहुत तो 1-1.5 पॉइंट मिल जाते हैं, तो इसे जरूर ध्यान रखिए। इसलिए पहले 6 वर्ग तो ठीक है कि वहां पे काफी शक्ति है, जैसे जैसे ये बढ़ते जाते हैं तो उनकी शक्ति कम हो जाती है, उसके पूरे व्यक्तित्व में प्रभाव डालने, इस अर्थ से मैं इसे देखता हूँ। क्योंकि इसमें क्या है कि इस पे ज्यादा कुछ लिखा गया नहीं, हमारे ऋषि मुनियों ने इसके बारे में ज्यादा कहा नहीं। हाँ, कभी कभी कहा है कि नवमाश में फलाना होगा तो ऐसा होगा, ऐसे योग वगैरह तो जरूर दिए होगा, या वराहमिहिर जी ने दृष्टांत का प्रथम दृष्टांत में कैसा उसका स्वरूप होगा वगैरह बोला है, पर इसको किस प्रकार से देखना इसके बारे में नहीं कहा। ये जरूर बताया है पराशर जी ने कि कौन सा वर्ग चक्र जो है वो किसके लिए उसका प्रयोग होता है। मैंने जो ये पीपीटी बनाई उसमें नीचे में अंग्रेजी में दिया है, अंग्रेजी में भी लिखा है, वो सर शायद शेयर कर देंगे, तो जिनको हिंदी में मेरा ही समान है, आधा हिंदी आधा अंग्रेजी वाले, उनको वो भी काम में आ जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। तो इतना मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि इसके बारे में जो वर्ग भेद करके एक अध्याय है उसमें आगे में और भी किस प्रकार से बल देखना इसके बारे में पराशर जी ने कहा है, उसे भी पढ़ लीजिएगा, है ना, ताकि हमको समझेगा कि ये स्टैंड अलोन है क्या, ये नहीं है, या इसमें और कुछ हमको जोड़ने की जरूरत है। इस प्रकार से हम उसको समझ सकेंगे। और मुझे खातरी है कि मैं तो बार बार पिछले भाषण में मैंने ये बोला कि आप लोग अच्छा रिसर्च करते हो, तो इसमें इसके प्रयोग करके देखना, इसमें कुछ गलती है तो उसको सुधारने की कोशिश करना। कि मैंने तो इतना ही समझा है कि वो भावाधिपति भाव के कारक, इन पे क्या क्या परिणाम है उसने देखना, ऐसा। परंतु ये मेरा मत, ये गलत भी हो सकता है, ऐसा कोई दुनिया में नहीं जो गलत नहीं करता। एक भगवान है, पर वो तो उनका अपने पास नंबर वगैरह नहीं है ना, तो हम उनको नहीं पूछ सकते, वो व्हाट्सएप नहीं रखते, वो बोलते मेहनत करो और ज्ञान प्राप्त करो, तो उसी प्रकार से हमको करना पड़ेगा। और इस प्रकार से देखो, दंभ दंभ क्या है, तो मंगल दंभ का कारक है। अब उसको इसीलिए ग्रहों को एक एक उसका स्वभाव हम समझने के बाद में उसकी थोड़ी थोड़ी परतें खुलते जाती है, और इसी के लिए ये वर्ग कुंडली का प्रयोग करना चाहिए, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मत है, वही मैं बताता हूँ। अलग अलग ढंग से अलग अलग विद्वानों ने कैसा वर्ग कुंडली को देखना इसके बारे में बोला है, उन्होंने को बोला है तो उन्होंने भी कुछ ना कुछ समझ के ही बोला होगा। मैं ऐसा नहीं बोलता कि भाई यही पद्धति बराबर है, मैं बोल भी नहीं सकता, क्योंकि मैं इनका प्रयोग बहुत कम करता हूँ। ये मैं बिल्कुल स्पष्ट पहले भाषण से बोल रहा हूँ। मैं सहसा, हाँ, लग्न चक्र और नौवांश इन्हें मैं जरूर देखता हूँ किसी भी हालत, क्योंकि इनको आप जैसा देखोगे ये सब जगह इन्हीं दोनों का ये करीबन आधा या 1/3 हिस्से पे इन्हीं का अधिकार मिलेगा आपको, जब आप उनके कितने उनको नंबर दिए। आखिरी में केवल षष्ठवंश में, षष्ठवंश को सबसे ज्यादा गुण मिलते हैं। षष्ठवंश में पंचायत है तो वो षष्ठवंश के वक्त बात करेंगे, मैं भी आपको बोलते जा रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हो, तो आदतें ऐसी बुढ़ापे में हो जाती है बोलते रहने की। परंतु षष्ठवंश में ऐसा बोला है, पर षष्ठवंश का वो समय का जो उसकी जो खिड़की है जन्म की वो बहुत छोटी है, इसलिए जन्म का बराबर समय यदि नहीं निश्चित हो तो फिर षष्ठवंश कुंडली में गड़बड़ हो सकती है। इसलिए उसको उसको देख सकते हैं, उससे सभी ऐसा बोलते हैं अक्षय विधांश और षष्ठवंश से सब कुछ देख सकते हैं। परंतु आजकल ऐसा मानना है, वो भी शायद सही होगा, वो गलत होगा ऐसा मुझे नहीं लगता, वो भी सही होगा कि भाई D40 जो है, यानी हमारा खवेदांश जिसको बोलते हैं, ख0 को बोलते हैं, वेद 4 को बोलते हैं, उसको उल्टा कर दो तो 40 आता है। तो खवेदांश जो है वो माता की तरफ का जो लिनिएज है, हमारे जो
पूर्वज वगैरह हैं उनको देखने के लिए, और अक्षय वेदांश जो है ये पिताजी की तरफ का देखने के लिए उसको देखा जाए, ऐसा कहा गया है। परंतु पराशर जी ऐसा नहीं कहते, वो मेरे ख्याल से बला बल या शुभ शुभ इस प्रकार से बोलते हैं कि इसके लिए उसको देखना चाहिए। तो वहां पर तो थोड़ा संभ्रम की स्थिति है, और वो बोलते हैं कि अक्षय वेदांश और षष्ठेश से सब कुछ देख सकते हैं। तो अब वो उसके लिए लग्न जब तक हम फिक्स नहीं करते तब तक वो जरा गड़बड़ होता है। इसलिए क्योंकि मैं उस पर भी बोलूंगा, उसको भी इसी यही उसके परिमाण जो है उन्हीं को अप्लाई करके हम देखते हैं क्या होता है, हमको क्या उसमें से ज्यादा क्या मिलता है। ऐसा तो कुंडली से हमको समझ सकता है, पंचम भाव में राहु है, कुछ अलग ढंग से सोचने का आदत होगी उनको, और मेरी जो सिस्टम है वो सही है ऐसा भी लगता होगा। इसीलिए जो माता पिता ने वो प्रेस्बिटेरियन थे मेरे ख्याल से, तो वो बच्चे से तब तक उन्होंने फॉलो किया, वो बड़े होने के बाद में उन्होंने अपना मत बना लिया कि धर्म किस प्रकार का होता है या भगवान किस प्रकार का होता है। आप धर्म और भगवान को हम सिनोनिमस समझ सकते हैं। धर्म रिलीजन के अर्थ में, अन्यथा धर्म का अर्थ हमारे कर्तव्य का पालन करना। तो इस प्रकार से मैंने आपका बहुत समय भी ले लिया, और इस पे इससे ज्यादा बोलना यानी मैं बोल तो सकता हूँ, परंतु ये थोड़ा क्लिष्ट विषय है, और क्लिष्ट विषय को समझते समझते कम से कम मेरा ऐसा होता है कि ज्यादा देर मेरा अटेंशन स्पैन रहता नहीं है ना। जब मैं सुनता हूँ खुद तो मैं बोलता हूँ कि हो सकता है कि दूसरे को भी उसमें तकलीफ हो, तो इसलिए ऐसा तो दो दो भी कर सकते हैं हम एक घंटा पास करने के लिए, पर मुझे वो बराबर नहीं लगता, सही नहीं लगता है। एक जो राशि चक्र है इसको एक हफ्ते में एब्सॉर्ब करने के बाद में उसको फिर सब लोग अपने अपने ढंग से उसको स्टडी करो। जो आपके पास राशि चक्र आएंगे उन पे उसको अप्लाई करके जातक को पूछना चाहिए कि भाई ऐसा होता है क्या, तब हमें समझेगा। वरना उपासना यानी कौन सी वो इष्ट देवता है वगैरह इससे देखने में वो कठिन हो जाएगा, क्योंकि शास्त्र ये सनातन धर्म का शास्त्र है, ये सब जगह इसका एप्लीकेशन होता है। और दुनिया में आपको मालूम है कि कई लोग भगवान पे विश्वास नहीं रखते, कई लोग पूजा कुछ अलग पद्धति से करते हैं जो हमें मालूम नहीं रहती। तो इसलिए यहाँ से, अन्यथा तो हम बोलेंगे राहु पंचम भाव में बैठा है, मुझे पूछे तो मंत्र भाव में राहु स्थित है तो दुर्गा की ये पूजा अर्चना करते हो, बोल सकते हैं। परंतु ये कुछ विचित्र ढंग से उसके बारे में सोच सकते हैं, ये भी तो हो सकता है, क्योंकि राहु जो है वो अनयूजुअल है, वो संभ्रम की स्थिति भी पैदा करता है। जो लोग जिस रास्ते से जाते हैं उससे दूसरे किसी रास्ते से जाने को देखता है। शायद इसीलिए ये एग्नोस्टिक बने कि ना तो विश्वास है और ना तो अविश्वास भी है, ऐसे स्थिति में शायद इसलिए बने। इसलिए इस प्रकार से देखना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। तो मुझे लगता है मेरे वाणी को यहाँ विराम दूं, और कुछ पूछना है तो मुझे जितना समझता उतना मैं बताने की कोशिश करूंगा। विषय तो है। Thank you, sir. Any question, gentlemen? किसी का कोई प्रश्न नहीं तो पूछ सकता है, संकोच न करें। असल में कोई साधु में बनना चाहता था। अरे पैसे की बात कर रहे होते प्रश्न पूछते सारे के। तो जैसा मैंने बोला कि भाई पैसा कमाना ये भी तो उद्देश्य रह सकता है, उपासना उसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। बोलता है उपासनाया विज्ञानम साध्य, साध्य, विज्ञान को भी तो साध्य करने का है। कोई ऐसा विज्ञान है जिससे मैं मेरे को जो चाहिए उसका उसे साध्य कर सकूं, इस प्रकार से उसका लिखा हुआ है। एंड इसलिए जो है पैसा कमाने का विज्ञान जो है साध्य किया, वो बहुत अच्छा था उनका शेयर मार्केट के अंदर जो है। बिल्कुल। और शनि है तो एनालिसिस शनि को अच्छा लगता है, तो उसके दशम पे देखता है तो हाँ, तो वो विज्ञान उन्होंने बहुत बिल्कुल अच्छा कर लिया। एक प्रश्न मेरे दिमाग में आना था। आप बोलिए। पता नहीं कितना सही है प्रश्न। अरे सब प्रश्न सही रहते हैं, मेरी बात समझिए, प्रश्न हर वक्त सही रहते हैं, उत्तर गलत रह सकते हैं। नहीं, जैसे हमें हमने पढ़ा कि मतलब नवांश में जी, नवांशा में अगर प्लैनेट की पोजीशन चेंज हो जाती है, अच्छी हो या बुरी हो, तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा आता है राशि चार्ट से। हाँ नैसर्गिक, क्योंकि नवमांश जो है ना कुछ प्रमाण में नवमांश से शक्ति देखी जाती है। देखिए एक श्लोक है, इंदु सर्वत्र बीजागो, मुझे बड़ा शौक है उसको बार बार बोलने का, क्योंकि बचपन से हमारे दिमाग में घुसाया है। इंदु सर्वत्र बीजागो यानी चंद्र ये सबकी जड़ है,
है ना, क्योंकि मन से ही हमारे विचार आते हैं, उससे हम एक्शन करते हैं। हिंदू सर्वत्र बीजाभू लग्नम च कुसुम प्रभु, पौधा एक इमेजिन किया है फल का, उसके बारे में बात करके लग्न जो है वो उसको जो फूल लगते हैं ना फल आने के पहले, वो लग्न है। फले न सदृश विशिष्ट, उसको जो फल है वो है अंश। अंश जब बोला जाता है तो वो नवंश या द्वादश अंश, इसी अर्थ में जब केवल अंश की बात होती है ज्योतिष में, तो इन दोनों के बारे में बोलते हैं, सहसा नवंश के बारे में बोला जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा जैमिनी में भी वो स्वांश या कारकांश जब बोलते हैं तो वो नवंश के बारे में उधर इशारा कर रहे हैं, है ना। तो फले न सदृश वंश भाव स्वादु रसस्वरूप, वो बोलते कि भाव जो है ये इसका निचोड़ है, तो ऐसा ये उसका पूरा गैमट है। तो लग्न से नववर्ष के से जो शक्ति आती है वो ज्यादा महत्व की है, तो उसका वो प्रूफ बोल सकते हैं आप, उसका जो एक्शन सब हम मराठी में पुरावा बोलते हैं, कभी भाई कुछ कुछ बोलते हैं, आजकल हिंदी मराठी अंग्रेजी गड़बड़ हो रही है। तो उसका जो हम बोलते हैं कि इसका आधार क्या है, तो आधार यहाँ है कि आपको पता होगा कि यदि लग्न में कोई ग्रह उच्च का बैठा है और यदि वो नववांश में नीच का है तो वो नीच के फल देता है, ऐसा कहा गया है। और इसके उल्टा भी कहा गया है ना, कि लग्न में नीच का है और नववांश में उच्च का है तो वो उच्च के फल देता है। इसका अर्थ ये है कि नववांश से शक्ति जो है, असली शक्ति जो है उसकी ग्रह की, वो हमको नववांश से समझती है ना। ऐसा भी आपने वो राशि तुल्य नववांश, नववांश तुल्य राशि एक प्रकार है, चंदू पटेल ने उस पर काफी लिखा है। तो वहां पर भी निधनांश युक्त ऐसा बोलते हैं कि भाई यदि वो ग्रह नववांश कुंडली में निधन स्थान में यानी अष्टम स्थान में होगा तो वो जिस भाव का स्वामी है वो भाव को निधनांश युक्त कहा जाता है। इसका मतलब बिल्कुल सही है कि नववांश का प्रभाव ज्यादा रहता है, और इसी कारण नववांश को देखना चाहिए। या कभी हमारे दिमाग में ऐसा हो जाता है, देखिए कि संभ्रम की परिस्थिति आती है, हम राशि चक्र देखते हैं और जो होना चाहिए वो वहां हो नहीं रहा, क्योंकि जातक को पूछना चाहिए कि क्या ऐसा होता है शुरू में, ताकि हम लग्न को बराबर फिक्स कर सकें। उस वक्त नववांश की तरफ नजर डाल देना अच्छा रहता है। कई बार वहां से आपको समझता है कि क्या है, कि ये जो हमको बहुत शक्तिशाली ग्रह दिख रहा है ये शायद इतना शक्तिशाली नहीं है, वो बिल्कुल क्षीण तो नहीं होगा, पर हो सकता है कि इसकी शक्ति कम है। इसलिए नववांश में भी ग्रह की स्थिति देखते कम से कम मैं तो वो केंद्र में है क्या, त्रिकोण में है क्या, इसको महत्व देता हूँ। केवल मित्र अधिमित्र के घर तो बात करते ही हैं हम, तो सभी को मालूम है, पर मैं उसकी जो स्थिति है केंद्रादि बल है कि नहीं उसको भी देखता हूँ। उसमें हालांकि वो पड़फर हो जाता है, एक त्रिकोण पड़फर हो जाता है और दूसरा त्रिकोण अपोक्लिप हो जाता है, पर मैं उसको वैसा नहीं देता। मैं ये बोलता हूँ कि यानी ऐसा सोचता हूँ, बोलता तो नहीं हूँ, वो मेरी लायकी भी नहीं है उसकी, परंतु मैं ये सोचता हूँ कि पराशर ने ये बोला है कि केंद्र ये जो है ये विष्णु स्थान है और कोण जो है ये लक्ष्मी स्थान है। तो ये कोई ऐसी हवा करके नहीं बोले, उन्होंने बोला है कि वो मैंने पड़फर अपोक्लिप आपको बता दिया, पर ये विशेष स्थान है, ये एक दूसरे को जब सहारा देते हैं तो कुछ अच्छा निकलता है। इसको हम राजयोग बोलते हैं, केंद्र कोणाधिपति जब हो जाते हैं तो इसको हम राजयोग बोलते हैं। तो मैं वहां पर भी देख लेता हूँ कि समझो वो नीच का भी है, पर फिर भी वो यदि त्रिकोण में है या केंद्र में है तो मैं बोलता हूँ ये पूरे नीच का तो नहीं, इससे थोड़ी सी इसकी शक्ति ज्यादा है। इस प्रकार से मैं सोचता हूँ, मैं जो सोचता हूँ वही बता रहा हूँ। मैंने बोला ना मैं शॉर्टकट मारने का आदमी हूँ, हम साइकिल से जाते थे, पगडंडी पकड़ लेते थे, जल्दी पहुंच जाते थे, है ना। तो छोटे थे तो अभी तो गाड़ी वाड़ी से ओवर वो क्या फ्लाईओवर से वगैरह जाना पड़ता है, पहले ऐसा नहीं जाते थे। अभी तो बच्चे डांटते हैं कि ऐसा मत करते जाओ, तो सुनना पड़ता है ना। बुढ़ापा दूसरा बचपन रहता है तो सुनना पड़ता है, तब भी सुनते थे, तब ये बोलते थे लंबा मत जाओ शॉर्टकट से जाओ। तो ये इसी को देश काल और पात्र की जो बात करते हैं, काल के समय से चीजों का पैरामीटर्स बदल जाते हैं, है ना। तो इसलिए नववांश का महत्व ज्यादा है, और इसीलिए आप वर्ग कुंडली में जब देखोगे नहीं, वो इसीलिए से ये सदोषस वर्ग जो आपने कहा, तो ये तो प्रत्येक वर्ग का हम अलग अलग मतलब निकालेंगे। हाँ, प्रत्येक का निकाल के वो ग्रह की शक्ति देते हैं। बल ये ग्रह की है, और शक्ति जो है ना, बल जो है ये ग्रह का है, ये विशोप का बल है। ये 20 पॉइंट लेते हैं। 6 वर्गों को जब हम केवल देखते हैं तो उसमें वो अलग अलग नैसर्गिक है कि 6 में ये 20 पॉइंट जाने वाले हैं,
इसलिए देखना आप सहसा षडवर्ग बल या सप्तवर्ग बल की बात ज्यादा होती है, हाँ जी, दशवर्ग और षोडश वर्ग का कम हाँ जी, बोला हाँ जी, जाता है ना। फिर क्या होता है कि मंत्रेश्वर ने मैंने जैसा बोला वो केवल 10 वर्ग तक ही देखते हैं, वो षोडश वर्ग को देखते ही नहीं, शायद इसलिए कि आगे तो आधा आधा ही मार्क है तो इनका इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब उन्होंने क्यों सोचा वो तो उन्हीं को मालूम, वो आचार्य थे तो कोई हमारे समान ऐसे पढ़ के होने वाले नहीं थे, तो उसका भी कुछ ना कुछ कारण जरूर होगा। उनकी उनकी देवताएं बताइए, कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि वहां तकलीफ होगी तो वो देवता की पूजा करो, पर अब मैं थोड़ा सा अलग ढंग से सोचता हूँ, आपको धीरे धीरे ख्याल में आ जाएगा जैसे मेरे भाषण आप सुनोगे हमारे ब्रिगेडियर साहब की मेहरबानी से, तो थोड़ा सा मैं अलग ढंग से सोचता हूँ, क्योंकि ये शास्त्र है और ये शास्त्र सब जगह एप्लीकेबल है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि भाई राहु यानी दुर्गा है, दुर्गा उसकी अधिदेवता भूली गई, इसमें कोई शक नहीं इष्ट देवता में, परंतु ये यदि वो आदमी हिंदू नहीं तो उसको दुर्गा क्या मालूम, है ना, तो वो उसकी आराधना कैसे गए, उसका मन उसमें लगा कैसा, है ना, ये सब मन मन को ही रिपेयर करना पड़ता, हिंदू सर्वत्र बीजा हो, है ना। तो इस प्रकार से इसलिए नववंश को महत्व दिया जाता है, क्योंकि इनके दो आप जहां पर भी देखोगे वो षडवर्ग रहे षोडश वर्ग, टोटल करो तो सबसे ज्यादा ये दोनों को मिलकर सबसे ज्यादा महत्व मिल जाता है। केवल षष्ठवंश में षष्ठवंश को ज्यादा महत्व, मेरे ख्याल से 5 गुण उसको दिए हैं और इनको थोड़े कम दिए, एकदम कम नहीं दिया, पर वहां पर वो एक है कि जहाँ षष्ठवंश को ज्यादा महत्व दिया है। ये जो सूक्ष्म तर जो है अंश, इसको और ज्यादा सूक्ष्म करके नाड़ी में उसका इस्तेमाल किया गया, पर वहां क्या करते हैं आप यदि वो पढ़ेंगे ना तो लोगों को लगता है कि वो हमको हमारा पास्ट बताते हैं, ऐसा नहीं रहता, वो पास्ट से पक्का कर लेते कि इसी अंश पे इसका जन्म हुआ है ना। तो हम चंद्रकला नाड़ी वगैरह जिसमें कम से कम योग वगैरह दिए हैं, बाकी तो अलग नाड़ी है जो थंब इम्प्रेशन से करते हैं, वो थंब इम्प्रेशन से नहीं बताते, वो थंब इम्प्रेशन उनका वो बिन कौन से बिन में है आपका, यानी कौन से ग्रंथों में हो सकता है उसको देखने की एक सिस्टम है, वो स्टॉक टेकिंग टाइप ही है, लाइब्रेरी में जैसा हम करते हैं ना उस प्रकार से है। वहां पर भी वो आपको पूछते हैं ऐसा है क्या, नाम ऐसा है क्या, इतने बच्चे हैं क्या, ये काम करे, वो होने के बाद ही वो आपको बताएंगे, क्योंकि वो बहुत सूक्ष्म है। 12 अंशों तक, ऐसा तो 48, पर कभी कभी 12 विकला तक भी जाता है, वो जब क्षिप्र अपना ब्राह्मण वैश्य वगैरह से उसको 4 और भाग करते हैं, तो वहां पर पहले लग्न फिक्स करते हैं। गुरु नाड़ी में भी कहा गया कि लग्न यदि फिक्स नहीं है तो सब कहना झूठ हो जाएगा। नारद जी ने भी एक जगह बोला है, मुषावदेत बोलते हैं कि लग्न नहीं मालूम तो फिर सब जो बोलता है ज्योतिषी वो झूठ हो जाएगा। इतनी महत्ता लग्न की है क्योंकि इस वक्त हमारा जन्म होकर हमारी बॉडी एक्चुअली आंखों से दिख रही है, उसको हम प्रत्यक्ष शास्त्र बोलते हैं ना। तो लग्न क्या है, उस वक्त आपने पहला सांस लिया और आपको मैं भगवान से अलग हूँ इसका बोध हुआ, उसको अहंकार बोलते हैं ना। अहंकार मूर्ति वगैरह आपने यदि क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स का खासकर पाराशर जी ने तो अच्छा उस पर लिखा है, तो वो सुनोगे तो हमको समझता है वो प्रत्यक्ष है। मन तो हमारा हमारे पीछे है, वो तो किसी को दिखता नहीं है ना। तो इसीलिए फिर क्या कहते हैं कि योग में भी ऐसा बोलते हैं कि मन को एकाग्र करो, भगवान भी गीता में यही बताते हैं कि मन को एकाग्र कर, क्योंकि ये गड़बड़ करता है। उसी का संबंध वो जो हिंदू सर्वत्र बीजाभव है ना वहां से, कि मन को एकाग्र कर, मन और बुद्धि का योग होना, इसी को योग कहते हैं, है ना। कि क्योंकि बुद्धि तो जैसी है वो तो प्योर है, तो ये मन गड़बड़ करते रहता है उसके साथ, इसको इधर लेके जाता है उसको उधर, कुछ तो भी कर देता है। तो हम देखते रहते हैं कुछ न्यूज जब पढ़ते हैं तो समझ जाता है कि मान इसका गड़बड़ कर दिए। हर एक को मालूम रहता है क्या करना। देखो थियरी में जब कुछ भी आपके ऊपर प्रेशर नहीं है तो हमको सब मालूम है क्या करना है, और फिर भी लोग क्यों गड़बड़ करते हैं, तो ये मन ही तो है ना। फिर बोलते मुझे ऐसा लगा ऐसा किया, तो ये जो ऐसा लगा ये मन है, और ये ऐसा लगा का मतलब ये गलत हुआ ये माना ये बुद्धि है। तो इसको हमको जरा इसलिए पंचम भाव को भी महत्व दिया जाता है, नवम भाव को भी दिया जाता है, ये उसके आधार है ना। तो ये विषय तो नहीं है, पर अब आपने पूछा तो मेरे को लगा कि ज्यादा विस्तार से बोलने का टाइम भी मिल गया, और ब्रिगेडियर साहब मुझे टॉलरेट भी कर लेते हैं, तो चार्ज इतना ही ले लो, है ना। नहीं सर, नहीं सर, नहीं, वी एंजॉय। मैं तो असल में मनन करता रहता हूँ आपकी बात। यू आर सो काइंड सर। नहीं सर, काइंड नहीं, मैं तो मेरे दिल में ये आता है सर कि
हम लोग अब अपना सबका, मेरा तो टाइम आ ही गया है नजदीक का, तो ये नहीं, सोचता हूँ बहुत दूर जाते जाते हम जो भी जन्म के बाद में जो भी लेते हैं, तो दांत आते हैं उसको छोड़ जाते हैं, है ना, बाल आते हैं उसको छोड़ जाते हैं, हियरिंग भी छोड़ जाते हैं, साइड भी है। छोड़ जाते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल, ये ज्ञान ले जाके क्या करेंगे हम उसको? सही बात है, उसको भी छोड़ के जाओ तो अच्छा इसको है। भी यही छोड़ के जाओ, नहीं तो वो बोलेगा कि तू फिर भी वही रहा, स्वार्थी रहा, हाँ, क्योंकि वहां लेके आया, वहां उसको इसकी कोई लेके जरूरत आया। नहीं है, यही छोड़ के जा। बिल्कुल तो बिल्कुल मेरे ठीक, से जितना होता है, जब कोई अच्छा बिल्कुल प्रश्न बिल्कुल, पूछता है तो मुझे ऐसा लगता है मैं क्या बोलूँ यार, न बोलूँ करके, ये हो जाता है वेरी गुड। सर। ये हो जाता है सर। धन्यवाद सर। नमस्ते। आई थिंक अगर किसी के पास कोई प्रश्न है तो वी कैन टेक वन मोर क्वेश्चन, एक और प्रश्न का है, अन्यथा मुझे नहीं लगता सर, जैसा कि वो अपने बात कर रहे थे कि विशांश में क्योंकि ये साधुपने की बात करता है ज्यादा, जी जी। उपासना की ज्यादा बात करता है, क्योंकि पर उपासना तो साधना भी तो है सर, साधना असल में चीज हाँ, है। हमें जो हासिल करना है उसके लिए जो भी करते हैं। हाँ, ये साधना जो की है, मन को साधना, ये तो चाहे आप पैसे के लिए कर लो, काहे के चाहे लिए भी आप करो, आप राष्ट्र भगवान के के रक्षा लिए, के लिए जैसे आप लोग हाँ, करते हो, कोई चीज एकाग्रचित करने को, एकाग्रचित्त से, बस बिल्कुल, वो उसका उसके महत्व लिए है। विशांत है। हाँ, उसका, उसको जो साध्य करना है, तो उसके लिए जो भी उपासना एब्सोल्युटली करने की, उसका जो एब्सोल्युटली, विज्ञान है वही है। बिल्कुल तो बिल्कुल सर। इसीलिए हमारे पूर्वज बड़े विचित्र लिखते थे साहब, पर वो आपने इस पे इंसिस्ट किया तो मेरे को भी पढ़ना पड़ा। देखो मेरे थैंक नॉलेज यू वेरी में मच सर। बढ़ती हो रही है, सर बढ़ोतरी हो रही इसी बहाने हम पढ़ पा रहे हैं, है। नहीं इसी ऐसा, बहाने कम से कम कुछ तो क्लियर होता जा रहा है। हाँ, और मैं मैं ये इस सोच, वक्त, जी सर। क्योंकि ये वर्गाचार्ट कुछ ऐसी चीज है जी जिसके बारे में कुछ समझना बड़ा कठिन ही लगता है। जी सर, क्योंकि उसके बारे में ऐसा कुछ लिखा नहीं है। लिखा उन्होंने नहीं, इतना बता दिया, पराशक्ति ने इतने 16 रहते हैं, इनको ऐसा करना, बस बस और बस, बस वहां पे, पर वहां पे वो बोल देते हैं कि उपासना विज्ञानम साध्यम विचति भाग के, ऐसा या है कि कुछ जगह शुभ फल बोल देते हैं। हाँ है बिल्कुल, ना, हम D4 को अगर सुखा सुख सुखाए देखते हैं, चतुर्फलम, वो कुछ अलग बोलते हैं, कभी बला बिल्कुल बल बिल्कुल, बोलते हैं। जी हाँ जी हाँ, तो लोग तो वो, जो हम भी करते थे जब यंग थे तब, कि वो 12 एब्सोल्युटली, से डिवाइड करके फिर वो भाव के बारे में कुछ तो भी बोल रहा है, ऐसा हम समझते थे। जी हाँ जी हाँ, पर जब पढ़ते हैं हम फिर से उसको ज्यादा डेप्थ में जाके, तो ख्याल में आता ऐसा नहीं है। जी जी, कुछ भाग में तो ऐसा है, पर कुछ जगह पे कुछ वो अलग ही इशारा कर रहे हैं हमको, एब्सोल्युटली, तो क्यों न करें। और जाते जाते पढ़ के जाना चाहिए, नहीं तो बोलेंगे तेरे को भेजा तब भी पढ़ाई नहीं किया, अभी भी नहीं पढ़ाई कर क्या, इतने साल दिए दोबारा तेरे को, था, तो मैंने पढ़ के तो आना था, ऐसा भगवान बोलेंगे आपको। दोबारा था, फिर पढ़ाई कर। जी सर। थैंक यू सो वेरी मच सर, माय प्लेजर सर। बहुत सर बात एक की। क्वेश्चन प्रणाम कर सर। सकते हैं? सर एक क्वेश्चन कर सकते हैं? आप बोलो। सॉरी सर। सर जैसे आप, हमने ये देखा कि ये T20 फॉर कंसंट्रेशन, किस चीज में हमारा ध्यान। आपका वो वीडियो ऑन कीजिए, मैं किससे बोल रहा हूँ समझने की मुझे बड़ी इच्छा हाँ, रही। दर्शन भी हो। अब बोलिए बेटा, बोलिए। सर कंसंट्रेशन के लिए है ये हमारा D20, तो इससे क्या हम ये भी पता कर सकते हैं कि हमारा मतलब बेसिकली ध्यान किस में लगेगा, तो हमारा ऑक्यूपेशन किस तरफ जानी चाहिए बंदे की? ऑक्यूपेशन जो है वो तो अंदाजा आपको लग्न कुंडली से मिल जाता है बेटा, जी सर। है ना। फिर ये इसके लिए प्रयत्न करेगा क्या और किस प्रकार से करेगा, ये उपासना जो करेगा साध्य प्राप्त करने, हर एक को कुछ न कुछ बनने का रहता है ना। किसी को साधु बनना है, किसी को कुछ डाकू बनना है, जो भी बनना है, तो कुछ न कुछ तो बनना रहता है। किसी को भगवान की उपासना करने की रहती है, मुक्ति होना। ये करेगा किस ढंग से, जैसा यहाँ हम देखते हैं वॉरेन बफेट के जो चार्ट है, इसमें आप लग्न कुंडली में यदि देखो तो आपको समझता है कि वेल्थ वगैरह का स्वामी जो है वो शुक्र है, वो दशम भाव में बैठा हुआ है, ठीक है। खुद के उच्च राशि को देख रहा है वो चतुर्थ भाव में। बुध जो ट्रेडर है वो वहां बैठा है। शनि है, तो शनि को मैं सहसा स्टॉक मार्केट का भी कारक मानता हूँ, क्योंकि वो रिसर्च कभी वर्क कभी करता लॉस, रहता वो लॉस भी करता है, वो प्रॉफिट। 12वां भाव है ना बेटा, 12वां का भी कारक है, फिर अष्टम का कारक है, वहां रिसर्च करना पड़ता है आपको, और षष्ठ का भी कारक है। तो कभी कभी वो आप गलती करोगे तो आपके पैसे भी लेके जा सकता है, या कभी वो पोजीशन वगैरह लेते हैं ना, तो वो बैंक से लोन लेने के समान है। इन सडन तीनों का गेन और सडन लॉस, दोनों सडन चीजें लॉस, create करता है। या और वे ऑन जनरली ऑन ए लार्ज स्केल, क्योंकि शनि का ऐसा तो स्वरूप बड़ा ही है, कोई छोटा ग्रह तो है नहीं वो, है ना। और मेहनत काफी करनी पड़ती है उसके लिए, फिजिकल नहीं करना पड़ता, पर आपको काम बहुत करना पड़ता है। शनि तो लंगड़ा बोलते हैं ना, तो वो फिजिकल से ज्यादा मेंटल
इसमें और डाटा कैलकुलेशन में अच्छा है। तो हमको ये मानो ये भी शनि भी देख रहा है दशम भाव में, अच्छा उसको गुरु देख रहा है तो लग्न भाव भी अच्छा है, तो इनका आत्मबल अच्छा है ना, क्योंकि सूर्य जो आत्मकारक है, लग्न भाव का कारक जो है, वो खुद की राशि में नवम स्थान में बैठा है, तो उनका तो उसके लिए आत्मबल अच्छा होना, जो डर के लोग बेच डालते फिर लॉसेस खाते है ना, गुरु वहां देख रहा है, तो हमको ये तो समझता है करेंगे, पर ये और भी क्या क्या करेंगे और अपने काम पे कितना ये फोकस कर सकते हैं, इसको देखने के लिए हम यानी इनके लिए उपासना क्या है, जैसा हम अभी बोल रहे थे कि उपासना 1000 चीजों के लिए रहती है ना, तो उसका इन विच वे ही विल गो अबाउट, ये देखने के लिए डी चार्ट देखना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। सर बेसिक प्रेडिक्शन अगर हम किसी की करियर या प्रोफेशन ही करनी हो, किस एंगल में जाना चाहिए, उसको किस साइड में जाना चाहिए, सो दैट ही बिकम्स सक्सेसफुल। मैं तो नेटल चार्ट को पहले देखूंगा बेटी, क्योंकि कुएं में पानी नहीं है ना, तो बाल्टी से आप निकाल नहीं सकते, पूरा कुआं खाली नहीं कर सकते। मेरा सोच मैं बता रहा हूँ है ना, जैसा 4th हाउस है, तो 4th हाउस को हम ग्रेजुएशन के लेवल क्या कर रहा है वो देखेंगे, जब आएगा वो शिक्षण की बात, तो हम देखेंगे 4th भाव में क्या हो रहा है, 5th भाव में क्या हो रहा है, और फिर ये यदि पोटेंशियल है तो भी इसने मेहनत करना चाहिए, और पोटेंशियल नहीं है तो ज्यादा मेहनत करना चाहिए हासिल करने के लिए, है ना, गाइड तो ऐसे करना पड़ेगा ना, उनका व्यवसाय तो हमको यहाँ से समझ जाता है। फिर यहाँ यदि D20 में हमको कुछ कमी नजर आ रही है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ठीक है आप कर तो रहे हैं, पर आप दिखावा ज्यादा कर रहे हो, वो दिखावा थोड़ा कम करके थोड़ा सा सीरियस तरफ चले जाओ। आप देख रहे होंगे कई लोग एक आधा करियर चालू करते हैं, उसका बहुत बड़ा माहौल बनाते हैं, अब बाद में फेल हो जाते हैं, है ना, तो उस वक्त फिर D20 में इनका फोकस रहता है क्या ये सिंसियरली कर रहे हैं या ये और कोई कारण के लिए कर रहे हैं, क्योंकि कई बार लोग बड़ा इसलिए होने को दिखते हैं कि कोशिश करते हैं कि लोगों को हम बेवकूफ बनाए, तो इनके दिमाग में क्या चालू है ये देखने के लिए उसका शायद ज्यादा योग्य रहेगा, ऐसा मुझे लगता है ना। थैंक यू वेरी मच। ठीक है सर, नो मोर क्वेश्चन जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, नो मोर क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन तो सारे लेडीज के ही आए आप। नहीं तो अच्छा है ना, देखो हाँ वो सरस्वती भी तो विद्या की देवी है ना, विद्या की देवी है। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर, माय प्लेजर सर, प्रणाम। प्रणाम सर, प्रणाम सर, नमस्ते सर, हम सर प्रणाम। आयुष्मान भव, आयुष्मान भव।